खुशहाल परिवार के दूसरे एपिसोड द नाइट द विलेज वोक अप के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो शुरू तो एक ठेठ मजेदार ग्रामीण कॉमेडी की तरह होती है, लेकिन अचानक ही एक गहरे और रहस्यमयी साइंस फिक्शन में बदल जाती है। मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी मानवीय गलतियों से शुरू होकर ये कहानी वहां पहुंचती है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। पानी पानी पानी। जरा सोचिए, रात का गहरा अंधेरा हो और अचानक किसी छत से ये आवाज गूंजने लगे। और सबसे बड़ी बात, ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक भैंस के मुंह से आ रही हो। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना। इस एक बिल्कुल असंभव और हैरान कर देने वाले क्षण ने पूरे गांव को सन्न करके रख दिया है। और ईमानदारी से कहूं तो ये शुरुआत ही इतनी जबरदस्त है कि दिमाग में बस यही सवाल गूंजता है कि आखिर एक जानवर हमारी भाषा कैसे बोल सकता है। तो चलिए जरा उस रात का नजारा देखते हैं। रात के 8 बज रहे हैं। रामपुरा गांव, जो आमतौर पर इस समय तक चैन की नींद सो जाया करता है, आज पूरी तरह जगा हुआ है। रामलाल के घर की गौशाला के बाहर भारी भीड़ जमा है। हर तरफ मशालें और टॉर्च की रोशनियां हैं। और सबसे अजीब बात क्या है, रामलाल की सबसे बड़ी भैंस, जिसका नाम कालिंदी है, वो गौशाला की छत पर खड़ी है। और गांव वालों की हरकतें तो देखिए। करमचंद नाम का एक आदमी इस भारी अफरा तफरी के बीच अपना पुराना छाता खोल के तैयार खड़ा है। ये दृश्य जितना बेतुका है उतना ही हंसाने वाला भी है। ठीक है, तो इस पूरी रात के घटनाक्रम को जरा टाइमलाइन से समझते हैं। रात 8 बजे पूरा गांव इकट्ठा होता है। फिर रात 9 बजे वो अजीबोगरीब घटना घटती है जहां कालिंदी इंसान की आवाज में पानी मांगती है। आधी रात यानी 12 बजे तक इस पूरे ड्रामे का असली और थोड़ा मजाकिया सच सबके सामने आ जाता है। लेकिन असली कहानी तो रात के 2 बजे शुरू होती है, जब आसमान में एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई देती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे हम कॉमेडी से सस्पेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हर कोई अपने अपने हिसाब से इस घटना का मतलब निकाल रहा है। 2 बिल्कुल अलग थ्योरीज सामने आती हैं। एक तरफ है पंडित हरिशंकर, जो पूरे विश्वास से कहते हैं कि भैंस के अंदर किसी देवी का वास हो गया है। और दूसरी तरफ है हमारे करमचंद, जो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे भाई, आजकल सब हिल स्टेशन जाते हैं तो कालिंदी भी छत पर जाकर बस नज़ारे का आनंद ले रही है। मतलब जब कोई बात समझ नहीं आती तो हम इंसान कैसे अपने सीमित ज्ञान से हवा में तीर चलाने लगते हैं, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। अब इस कहानी में ये 2 का अंक बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब रामलाल फाइनली भैंस को पानी पिलाने के लिए छत पर जाने की सोचते हैं तो पता चलता है कि छत पर जाने वाली सीढ़ी पिछले 2 सालों से टूटी पड़ी है। जी हां, पूरे 2 साल से। रामलाल बस हर दिन यही कहते रहे कि कल बनवाते हैं। ये छोटी सी डिटेल रामलाल की काम टालने की आदत को बड़ी ही खूबी से सामने लाती है। और फिर आता है इस पूरी कॉमेडी का क्लाइमैक्स। रामलाल किसी तरह एक जुगाड़ वाली सीढ़ी लगाकर ऊपर पहुंचते हैं। वो जैसे ही कालिंदी के सामने पानी का लोटा रखते हैं, कालिंदी उसे अपने सींग से जोर से उड़ा देती है। सारा का सारा पानी नीचे खड़े गांव वालों पर गिरता है। अब कोई आम इंसान होता तो गुस्सा करता, लेकिन पंडित हरिशंकर, वो तुरंत इसे चरणामृत घोषित कर देते हैं। और जब कोई याद दिलाता है कि ये तो बस नल का पानी है, तो पंडित जी का क्लासिक जवाब आता है, श्रद्धा हो तो नल का पानी भी गंगा जल है। और इस अंधविश्वास का तुरंत फायदा किसने उठाया? रमेश चाय वाले ने। यहां ये 12 का अंक उसी अवसरवादिता का सबूत है। रमेश ने तुरंत ऐलान कर दिया कि चूंकि अब उसकी चाय के पानी में भी ये तथाकथित गंगाजल मिल गया है, तो उसकी चाय अब 6 रुपए की नहीं बल्कि 12 रुपए की हो गई है। ये एक बहुत ही तीखा और सटीक सामाजिक व्यंग है कि कैसे आस्था के नाम पर रातों रात मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। खैर, रात के 12 बज चुके हैं। गांव की ज्यादातर भीड़ अपने अपने घर लौट चुकी है। रामलाल का परिवार वहीं गौशाला के बाहर थका हारा बैठा है। और अब माहौल थोड़ा गंभीर होने लगता है। दादाजी रघुनाथ, जो काफी देर से चुपचाप इस पूरे तमाशे को देख रहे थे, आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वो हवा में तीर नहीं चला रहे थे, वो चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। और इसी बारीकी से उन्होंने इस चमत्कार के पीछे का एकदम जमीनी सच खोज निकाला। और वो सच छुपा था इस नंबर 3 में। दादाजी रामलाल से बहुत ही शांति से पूछते हैं कि कालिंदी का पानी कब से बंद था। तब जाकर रामलाल को याद आता है कि गौशाला की नांद पिछले 3 दिनों से टूटी हुई थी। अपनी उसी पुरानी आदत के कारण वो इसे भी कल ठीक करवाएंगे कहकर टालता रहा। और नतीजा, बेचारी भैंस 3 दिन से प्यासी थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि कालिंदी का छत पर चढ़ना कोई दैलीय चमत्कार बिल्कुल नहीं था। ये एक रूफटॉप प्रोटेस्ट था।
यानी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए छत पर चढ़कर किया गया विरोध प्रदर्शन। जब किसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है तो वो अपना ध्यान खींचने के लिए सबसे ऊंची जगह चुनता है। बिना किसी बैनर या नारे के कालिंदी का ये विरोध एकदम सटीक था। दादाजी रघुनाथ इस पूरी घटना का सार इस एक गहरी बात में कह देते हैं। जब जरूरत की बात कोई नहीं सुनता तो इंसान छत पर चढ़ जाता है। भैंस ने तो वही किया जो हम इंसानों को करना चाहिए था। वाकई ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि अक्सर जब किसी व्यवस्था या परिवार में लोगों की आवाज़ अनसुनी रह जाती है तो अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे ही चरम कदम उठाने पड़ते हैं। तो इस समस्या का हल क्या था? कोई पूजा पाठ नहीं, बहुत ही सीधा और व्यवहारिक कदम। रामलाल रात के 2 बजे अपनी गलती सुधारते हैं। वो 3 काम करते हैं। पहला, उस टूटी हुई नांद की तुरंत मरम्मत करते हैं। दूसरा, उसमें ताज़ा पानी और हरी घास डालते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, वो कालिंदी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अपनी गलती मानना ही सबसे बड़ा समाधान है। और जैसे ही नांद ठीक होती है, कमाल देखिए, कालिंदी बिल्कुल चुपचाप और बहुत ही आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर आती है, जैसे उसे हमेशा से पता था कि नीचे कैसे आना है। वो अपना ताज़ा पानी पीती है और पूरा परिवार राहत की एक लंबी सांस लेता है। यहां पहुंचकर हमें लगता है कि चलिए सब ठीक हो गया, एक प्यारी सी कहानी का सुखद अंत हो गया। लेकिन ठहरिए, रात के 2 बज चुके हैं, सब कुछ शांत है, और तभी अचानक उत्तर दिशा के आकाश में एक बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है। और बस यहीं से एक झटके में इस कहानी का पूरा माहौल पलट जाता है। जो कहानी अब तक हमें हंसा रही थी, वो अचानक एक रहस्यमयी साइंस फिक्शन थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। इस रोशनी के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो सच में डराने वाली हैं। एक अजीब सी नीली सफेद चमक, आसमान बिल्कुल साफ है, कोई तूफान नहीं, कोई बिजली नहीं कड़क रही, और सबसे बड़ी बात, ये रोशनी सीधे रामलाल के खेतों के ऊपर मंडरा रही है। करमचंद ने यहां भी अपने मजाक की आदत नहीं छोड़ी। कहने लगे कि उनके साले का नया 200 वॉट का बल्ब होगा, लेकिन सबको पता है कि साले का खेत तो दक्षिण में है, मतलब ये कोई आम रोशनी तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि ये रोशनी आ कहां से रही है? और इस खौफनाक सवाल का जवाब देते हैं दादाजी रघुनाथ। वो रामलाल का हाथ कसकर पकड़ते हैं और धीरे से कहते हैं, बेटा, ये रोशनी आसमान से नहीं, जमीन के नीचे से आ रही है। जरा सोचिए, आसमान से आती तो कोई उल्कापिंड मान लेते, लेकिन खेतों की जमीन के सीने को चीर कर निकलने वाली रोशनी, ये एक ऐसा सच है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। और इस नए खतरे का पहला संकेत हमें फिर से कालिंदी से ही मिलता है। कालिंदी, जो अभी अभी पेट भर पानी पीकर आराम से बैठी थी, वो अचानक फिर से खड़ी हो जाती है। वो उस नीली रोशनी की तरफ अपना मुंह करती है और एक नई अजीब सी आवाज निकालती है। ये आवाज पानी मांगने वाली नहीं थी, ये एक स्पष्ट चेतावनी थी, एक अलर्ट। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कालिंदी का वो छत पर चढ़ना शायद सिर्फ पानी के लिए नहीं था, वो शायद इस आने वाले खतरे को बहुत पहले ही भांप चुकी थी। और ये एपिसोड हमें एक बहुत बड़े, बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर रामलाल के खेतों की उस मिट्टी के नीचे क्या दफन है? क्या कालिंदी उन्हें किसी बहुत बड़ी अनहोनी से बचाने की कोशिश कर रही थी? इन सवालों के जवाब क्या होंगे, ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा।